Good afternoon, friends. Jaipur. Good afternoon, dear. Gurgaon, Chandigarh, Bhatinda, Meerut, etc. Good evening. Good afternoon to all. अब मैच देख रहे थे? अच्छा है. स्टार्ट करते हैं. वैट का हमारा क्लास चैप्टर बचा हुआ है यहाँ पे. डियर फटाफट देखिए वो क्या कहता है. बहुत आसान सा है. हार्डली 1-1.25 घंटे का चैप्टर है. बहुत छोटा सा स्मॉल किड. यहां बेसिकली संबंध बताए गए हैं. किसका किससे क्या संबंध है ये चैप्टर में बताया गया. आपका और मेरा क्या संबंध है, कुछ इस तरीके की यहां पर बात की गई है. वैट पढ़ रहे हैं, वैट का संबंध देखना है. यहां पर क्या संबंध देखिएगा. पेज नंबर 166 पर आइएगा. पेज नंबर 166. Please, VAT and lease transaction. VAT, lease transaction. VAT and lease transaction. Number 1, लीज. जो नोटिंग करा रहा हूं वो देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर. लीज इक्वल टू डीम्ड सेल. लीज कैसी भी हो, फाइनेंशियल लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो. फाइनेंशियल लीज या ऑपरेटिंग लीज. दूसरा पॉइंट, टैक्सेबल इवेंट. ट्रांसफर ऑफ राइट. Transfer of right to use and not just right to use. हाँ, नोट करना है आपको पेज नंबर 166 पर. थर्ड पॉइंट, थर्ड कैसे में लिख लेते हैं आगे. रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी. रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, whether or not for a specified period. Whether or not for a specified period. Third point, it does not require that the goods should be owned by the person owned by the person
affecting such transfer. Affecting such transfer. Hence, sublease of an asset can be taxed taxable turnover. Same as in case of hire purchase. Fifth point. Sale of lease asset after lease period. After lease period. Taxable in the same manner. Taxable in the same manner in which normal sale of such goods have been taxed. इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं. कॉपी करके प्लीज मुझे बता दीजिएगा. हाँ जी, कॉपी हो गया. जयपुर जूमिंग पर है मेरे सामने. कॉपी हो गया डियर? रेज योर हैंड्स. हाँ जी, हो गया. हो गया तो चलो. आपका सर्च नहीं आ रहा मेरे पास, क्या बात है. वैट एंड लीज ट्रांजैक्शन, इसी में पूरा सार छुपा हुआ है. कैसा सार? देखिए जरा डियर. लीज और वैट के कनेक्शन की बात कर रहे हैं. लीज दो तरह की होती है, फाइनेंशियल लीज या ऑपरेटिंग लीज. कोई भी हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसे डीम्ड सेल की कैटेगरी में हम लेकर चलते हैं. डीम्ड सेल मानते तो अच्छी बात, नहीं तो मानना पड़ेगा. टैक्सेबल इवेंट क्या होती है?
ये ध्यान देने वाली बात है डियर। दो वर्डिंग्स आती हैं आपके सामने, ट्रांसफर ऑफ राइट, एक चीज होती है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, दूसरा जस्ट राइट टू यूज। दोनों में अंतर क्या है? कोई मुझे बता सकता है दोनों में अंतर क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, दूसरा है सिर्फ राइट टू यूज। यहां ट्रांसफर हुआ है अधिकारों का, ट्रांसफर हुआ है अधिकारों का, ट्रांसफर हुआ है अधिकारों का किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, और दूसरा होता है सिर्फ राइट टू यूज। एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर अपनी गाड़ी दे दो, हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, अपनी गाड़ी दे दो। मैंने आपको दे दी, ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको ये वाला केस बताया है, ये वाला केस आएगा अगर मैं आपको अपनी गाड़ी लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए दे दूं। तो मैंने अपनी गाड़ी का राइट दिया है टू यूज, राइट टू यूज। आप मेरी गाड़ी को यूज करने का आपको अधिकार है, आपको मेरी गाड़ी को यूज करने का अधिकार है, सिर्फ यूज करने का, सिर्फ इस्तेमाल करने का। अब ऐसा मत करना कि रास्ते में जब पहुंच जाओ और आपको लगे कि सर की गाड़ी में तो अलॉय व्हील्स नहीं है यार, स्पोर्टी लुक नहीं बन रहा, तो वो व्हील निकलवा के, पुराने नॉर्मल व्हील निकलवा के अलॉय व्हील डलवा दो। ऐसा मत करवाना। आपको लगे अरे सर की गाड़ी में इंजन ज्यादा बड़ा है, इसे छोटा करवा देते हैं चलो, या अरे सर की गाड़ी का कलर कैसा है, अच्छा कलर नहीं है, इसे तो ब्लैक कलर करवा देते हैं। वो सब मत करना। इस सब की मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा अधिकार दिया है कि आप मेरी कार को इस्तेमाल कर सकते हो, चला सकते हो, बस। हाँ बठिंडा। दूसरा, इस बार मैंने आपको क्या दिया? ट्रांसफर ऑफ राइट। अच्छा वेरी गुड, सुधर जाओ। ट्रांसफर ऑफ राइट, इस बार मैंने अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए, राइट ट्रांसफर कर दिए। भाई मुझे बताओ, मेरी कार के ऊपर मेरे क्या अधिकार हैं? मेरी कार के ऊपर मेरे क्या अधिकार हैं बताओ? सर आपके अधिकार क्या? आप ही की कार है, जो मर्जी इस्तेमाल करो, जैसे मर्जी करो। आप उसमें चाहे अलॉय व्हील डलवाओ, मड डलवाओ, काली को पीली करवा दो, पीली को काली करवा दो, इंजन छोटा करा दो, बड़ा करा दो, 3 पहिए पे चलो, 5 पहिए पे चलाओ, आपकी इच्छा, आपकी गाड़ी है, सारे अधिकार आपके पास हैं। बात तो सही है। मैं सेल कर सकता हूं, सेल करने का अधिकार है मुझे, बिल्कुल है। तो इस बार क्या हुआ? इस बार मैंने आपको अपने अधिकार ट्रांसफर कर दिए। जो मेरे राइट्स थे टुवर्ड्स माई कार, जो मेरे अधिकार थे मेरी कार के प्रति, वो मैंने अधिकार आपको दे दिए, और वो सारे अधिकार आपके हैं। अब बताओ क्या आप मेरी गाड़ी का इंजन छोटा या बड़ा करवा सकते हैं? यस और नो। यदि मैंने आपको अपने अधिकार दे दिए कि जाओ, जो मेरे अधिकार थे वही अधिकार अब आपके, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। क्या मेरी गाड़ी में अलॉय व्हील डलवा सकते हैं आप? यस और नो। बोला हाँ ना तो कर दिया करो, जयपुर जमीन पर है, हाँ या ना? रंग गोरा है, क्या काला करवा सकते हो उसका? हाँ या ना? हाँ जी करवा सकते हैं, अब करवा सकते हैं। जो आप कर सकते हो उसके प्रति अब वो हम कर सकते हैं। वो सारे अधिकार मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए। तो दोनों बातों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अंतर समझ में आया कि नहीं आया डियर? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? एक होता है मैंने राइट टू यूज दिया, यूज करने का अधिकार दिया, यूज करने का अधिकार दिया। एक छोटी सी चीज दी है, यूज करने का अधिकार, यूज करने का अधिकार। सिर्फ एक अधिकार दिया है यूज करने का। यहां पर सिर्फ एक सिंगल राइट। सर यहां तो दिया है आपने सिंगल राइट, एक अधिकार दिया है। कौन सा वाला? सिर्फ और सिर्फ यूज करने का।
और इस केस में आपने ऑल राइट्स यहां पर आपने अपने सारे के सारे अधिकार दे दिए। सारे के सारे मैंने आपको अधिकार दे दिए। दिल्ली का टेम्परेचर कैसा है? दिल्ली का टेम्परेचर ऐसा है कि पूरा विकास मार्ग जाम पड़ा हुआ है, जिसके चक्कर में मैं आधा घंटा लेट हो गया हूं। 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा पड़ा है। गर्मी की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों के इंजन हीट हो रहे हैं और रास्ते में खड़ी हुई हैं 6 गाड़ियां और 6 किलोमीटर लंबा जाम। देर बात समझ में आई? यहां सिंगल राइट दिया था, सिर्फ इस्तेमाल करने वाला अधिकार। यहां इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ साथ सारी की सारी प्रॉपर्टी सौंप दी। जैसे शादी के बाद मां कहती है ना, बेटी की मां कहती है, लो बेटा मैं तो तुम्हें सौंप दी अपनी बेटी, सारे अधिकार अब तुम्हारे पास हैं, अब जैसे तुम चाहो तुम्हारी इच्छा है। ये वही है ट्रांसफर ऑफ राइट्स, सारे अधिकार दे दिए। पेरेंट्स को कोई अधिकार नहीं होता शादी के बाद, बेटी के ऊपर नहीं होता। सच चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं बताओ? हाँ, वो सारे अधिकार सौंप देते हैं जिससे लड़की की शादी होती है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, तो ये टैक्सेबल इवेंट है। ऑल राइट्स जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी याद रखना। हाँ, regarding movable property whether or not for a specified period। एक मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में, चाहे वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो या ना हो। मेरी कार मूवेबल थी और मैंने आपको ये अधिकार दिए हैं, 1 दिन 2 दिन या पता नहीं, कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर। अगला पॉइंट ये है डियर, देखो मेरी कार ओनरशिप मेरे नाम, मेरी कार ओनरशिप मेरे नाम। मैंने स्टैम्प पेपर लिया, स्टैम्प पेपर पे कहा कि आपको किसको? स्टूडेंट्स को, कि ये मेरे स्टूडेंट हैं एक, इनको मेरी गाड़ी के संबंध में जो मेरे अधिकार हैं, आज से ये सारे अधिकार इनके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो अधिकार मैंने आपको ट्रांसफर किए, क्या उन अधिकारों को आप किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो? जैसे मैंने आपको अपनी कार ट्रांसफर की, क्या वैसे ही आप मेरी कार को किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो? सबलीज की बात कर रहा हूं, क्या सबलीज पॉसिबल है? यस और नो? कहते हैं यस। ये लिखा है, इट डज नॉट रिक्वायर दैट द गुड्स शुड बी ओन्ड। ओनरशिप तो मेरे पास ही थी मेरी गाड़ी की, बस मैंने तो आपको अधिकार सौंप दिए थे। हाँ, तो इट डज नॉट रिक्वायर दैट द गुड्स शुड बी ओन्ड बाय द पर्सन अफेक्टिंग सच ट्रांसफर, हैंस सबलीज ऑफ एन एसेट कैन बी टैक्स्ड। तो जब आप मेरी गाड़ी के अधिकारों को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करेंगे तो उस सिचुएशन में वो आपके एंड में भी टैक्सेबल हो जाएगी, सबलीज भी यहां पर टैक्सेबल हो जाती है। चलिए, टैक्सेबल टर्नओवर क्या होती है? सेम एज इन केस ऑफ हायर परचेज। अभी हम हायर परचेज देखेंगे, उसमें क्या है, उसका मीनिंग सेम होगा, दोनों का। और लास्ट पॉइंट क्या है? सेल ऑफ लीज्ड एसेट आफ्टर लीज पीरियड। मैंने आपको अपनी कार दे रखी थी 5 साल के लीज पीरियड के लिए, 5 साल का लीज पीरियड। आप 5 साल तक मेरी कार को इस्तेमाल कीजिएगा, सारे अधिकार मैंने आपको सौंप रखे थे। 5 साल बाद जब मेरे पास कार वापस आएगी तो मैंने देखा कि आपने तो उसकी हालत ही खराब कर रखी है, बिल्कुल बेकार कर रखी है, कबाड़ा बना दिया गाड़ी का 5 साल के अंदर। और मैंने कहा चलो भाई बेच दो उसे। मैंने उस पुरानी कार को लीज पीरियड ओवर होने के बाद 10,000 का 50,000 का बेच दिया, 50,000 की बेच दी। नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या 50,000 रुपए के ऊपर भी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? वैट लगेगा या नहीं लगेगा? टेल मी प्लीज, यस और नो, यस और नो। यहां लिखा है सेल ऑफ लीज एसेट्स आफ्टर लीज पीरियड। लीज पीरियड ओवर होने के बाद अगर उसको सेल किया जाता है तो क्या लिखेंगे? टैक्सेबल इन द सेम मैनर इन विच नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स हैव बीन
टैक्स्ड, हैव बीन टैक्स्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी डियर लीज की बात है। एक लास्ट पॉइंट और है, एक लास्ट पॉइंट और है, उसे मैं आपको समझा देता हूं। देन लीज ओवर, बता दूं, समझा दूंगा, रुको। लीज के संबंध में एक लास्ट पॉइंट और है। एक आया पॉइंट नंबर 6, ये है ध्यान देने वाला पॉइंट। ये है एक्स लिमिटेड, दूसरा वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज को डीम्ड सेल नहीं मानते हैं डियर। उसके ऊपर ये वैट नहीं लगता। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिल्डिंग की जयपुर अगर सेल करोगे तो वैट नहीं लगेगा। लीज करोगे तो, लीज पर दोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो वैट नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें बेसिकली ये प्लांट ऑफ मशीनरी था, इसने वाई लिमिटेड ने क्या किया, परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम एक्स लिमिटेड एंड paid the amount of VAT also, and paid the amount of VAT. उन्होंने प्लांट मशीनरी परचेज किया एक्स लिमिटेड से, और जो उनका वैट का अमाउंट बनता था वो पे कर दिया, along with the value of plant and machinery. ये क्या करते हैं, and leased out to Z Limited. Z लिमिटेड को ये लीज्ड आउट कर दिया। Z लिमिटेड को लीज्ड आउट कर दिया। ये लीज्ड आउट किया है, इसका मतलब डीम्ड सेल, डीम्ड सेल कर रहे हैं, वैट पेबल है, वैट पेबल to be paid over the tenure of lease. To be paid over the tenure. Tenure of lease. इशू क्या है, whether it is an input or capital goods for Mr. Y.
यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कराता हूं। हो गया। देखिए एक्स लिमिटेड, ये जो बेसिकली वाई लिमिटेड है ना, इसने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा भैया। इसने एक्स लिमिटेड से एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की और उसका जो वैल्यू थी मशीन की और उसके ऊपर जो वैट बनता था वो एक्स लिमिटेड को पे कर दिया। अच्छी बात है। और इन्होंने प्लांट और मशीनरी खरीद के जेड लिमिटेड को लीज आउट कर दी, लीज पर दे दी। जैसे इन्होंने यह लीज पर दी तो लीज बन गई डीम्ड सेल, और डीम्ड सेल बन गई तो मिस्टर वाई के लिए वैट पेबल बन गया, यानी कि इनका आउटपुट वैट बना, वैट पेबल बन गया। और टू बी पेड ओवर द टेन्योर ऑफ लीज। लीज के मामले में सबसे खास बात यह है कि जो वैट लायबिलिटी आती है पे करने की, उसे स्प्रेड किया जाता है ओवर द टेन्योर ऑफ लीज। लीज जो इंस्टॉलमेंट होती है उनके अंदर प्रोपोर्शनेटली वैट का अमाउंट शामिल किया जाता है। इंस्टॉलमेंट में वैट का अमाउंट शामिल किया जाता है। एवरी इंस्टॉलमेंट के साथ वैट का अमाउंट होता है टू बी पेड ओवर द टेन्योर ऑफ लीज। अब समस्या यह है कि भाई बताओ वाई लिमिटेड के लिए ये एक इनपुट है या कैपिटल गुड्स है? ये तो बना वाई लिमिटेड का आउटपुट वैट, ये वाई लिमिटेड का आउटपुट वैट है। कर किया क्या है इन्होंने एक पाप किया है कि इन्होंने एक प्लांट मशीनरी को खरीदा है और आगे उसे डीम्ड सेल कर दिया। उसकी सेल डीम्ड या कैसी भी हो, सेल होती है। खरीदा है और डीम्ड सेल कर दी है। डीम्ड सेल करने से इनका आउटपुट वैट निकला। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि जब ये अपना आईटीसी बुक करेंगे, इनपुट क्रेडिट बुक करेंगे, तो इस प्लांट एंड मशीनरी को क्या ट्रीट करें? एज ए इनपुट ट्रीट करें या एज ए कैपिटल गुड्स ट्रीट करें? वाई के लिए प्लांट एंड मशीनरी क्या है, इनपुट है या कैपिटल गुड्स है? सर क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। इनपुट है तो सारा का सारा क्रेडिट जिन्होंने पे किया था, सपोज करो 1 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख की मशीनरी की वैल्यू थी और वैट था इस पे 12.5% से, तो 12,500। अब अगर ये इनके लिए इनपुट है तो 1 लाख 12 इनके लिए इनपुट है तो 12,500 क्रेडिट इमीडिएटली बुक करेंगे। और अगर ये इनके लिए कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट होता है जनरली तुरंत अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। वो डिपेंड करता है स्टेट वाइड लॉ के ऊपर, कहीं 1 साल में मिलता है, कहीं 2 साल में मिलता है, कहीं 3 साल में जाके मिलता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर। बताइए डियर, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आता? रवैया तो बताओ। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है और उसकी डीम्ड सेल कर दी है, ये मेरा बिजनेस है, यही करता हूं मैं। क्या है मेरे लिए, इनपुट या कैपिटल गुड्स? अब मेरे पास आंसर आ रहे हैं, कुछ सेंटर कह रहे हैं इनपुट है, कुछ कह रहे हैं कैपिटल गुड्स है, कुछ इनपुट कुछ कैपिटल गुड्स। सही बात है आपकी। ये बेसिकली इश्यू ही डिस्प्यूटेड है, इश्यू ही डिस्प्यूटेड है। अगर मैं इसे इनपुट मानूंगा तो क्या होगा? डिस्प्यूटेड इश्यू है। कुछ स्टेट, सम स्टेट्स इसे इनपुट ट्रीट करवाती हैं और कुछ स्टेट्स इसे कैपिटल गुड्स की तरह ट्रीट करती हैं। अगर ये इनपुट ट्रीट किया गया है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? 100% आईटीसी टू बी बुक्ड कैन बी बुक्ड। इमीडिएटली
इमीडिएटली। और अगर ये अदर कैपिटल गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो बुक सीसीआर as per book CCR as per particular state VAT law। बेसिकली डेफर किया जाता है, तो डेफर्ड तरीके से अपना ये बुक करके चलेगा। हाँ, आईटीसी, बुक आईटीसी, बुक आईटीसी, ठीक बटिंडा। इसमें दोनों के ना अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं। कुछ कहते हैं यार ये तो हमारा बिजनेस है, हमने खरीदा आगे बेच दिया, खरीदा आगे बेच दिया, खरीदा आगे बेच दिया, खरीदा आगे बेच दिया, ये हमारे लिए इनपुट है। कुछ कहते हैं नहीं, प्लांट एंड मशीनरी की नेचर देखो, क्या प्लांट एंड मशीनरी इनपुट होते हैं? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे प्राइमरी से अगर बात करें तो वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मुझसे मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मैं दिए से इनपुट कहूंगा। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं से इनपुट कहूंगा। भाई मेरा बिजनेस है, मैं खरीद के आगे बेच रहा हूं, खरीद के बेच रहा हूं, खरीद के बेच रहा हूं, खरीद के बेच रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है, इनपुट है, दैट्स इट। हाँ ठीक है, ये एक डिस्प्यूटेड इश्यू है और इस तरह से आपका लीज पॉइंट कंप्लीट होता है। आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं, सारी बातें मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, छोटे मोटे पॉइंट्स में आप देख लीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एग्जाम में क्या लिखना है डियर, बेसिकली वो एक डिस्प्यूटेड इश्यू था। एग्जामिनर इस तरह के डिस्प्यूटेड इश्यू पर बात नहीं करता है, वो तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बस ऐसे ही करवा दिया आपको कि बड़ा शोर हो रहा था इसके ऊपर कि क्या करें क्या ना करें, क्या होगा कैसे होगा, जस्ट ओनली फॉर योर नॉलेज। एग्जामिनर ऐसे डिस्प्यूटेड इश्यूज के बारे में बात नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आप इसे इनपुट करार मान के चलिएगा। इनपुट चलिए, अगला पॉइंट आता है हमारा इसमें डियर हायर परचेज का। हायर परचेज का पेज नंबर 168, पेज नंबर 168। आगरा पिछली स्लाइड मांग रहे हैं, पिछली स्लाइड दिखा दो सर, लो पिछली स्लाइड। और इस तरह से यहां पर आकर आपका ये लीज का पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। मैं इसे सेव करके रखता हूं लुधियाना, मैं इस डायग्राम को बचा के रखता हूं अभी, ठीक है, मैं बचा के रखता हूं डायग्राम को। Lease and hire purchase. Sorry, lease नहीं, VAT. VAT and hire purchase. इसमें लिखेंगे हम पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, हायर परचेज इक्वल टू डीम्ड सेल। लायबल टू वैट। डीम्ड सेल लायबल टू वैट। टैक्सेबल इवेंट क्या होती है यहां पर? टैक्सेबल इवेंट, द डेट ऑफ डिलीवरी
द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज टैक्सेबल टर्नओवर क्या होता है? हायर परचेज प्राइस, या ऐसे लिखूंगा, कैश प्राइस, और इसमें अगर इंटरेस्ट जोड़ दें तो बन जाता है हायर परचेज प्राइस। As per state-wide legislation. Completed. हो गया? हाँ जी हो गया सर। तो डियर सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लीज एंड हायर परचेज। लीज और हायर परचेज में क्या अंतर होते हैं, कौन बताएगा? लीज और हायर परचेज में क्या अंतर होते हैं? जयपुर बताते क्यों नहीं हो, बताओ। आज जमीन पे रखा हुआ है मैंने आपको, बहुत दिन से गायब थे ना आप, घर पे मजे कर रहे थे, रिकॉर्डिंग देख रहे थे आप, बताओ डिफरेंसेस क्या है लीज और हायर परचेज में? ओनरशिप का, रतलाम से कहते हैं जी ओनरशिप का। सर जो हायर परचेज होता है ना उसमें ओनरशिप बाद में दी जाती है, एट द एंड। हाँ बाद में दी जाती है रिस्क। हाँ सही बात है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो ओनरशिप होती है सर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद दी जाती है, जबकि लीज में ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। अच्छी बात है भाई। जैसे लीज डीम्ड सेल होती है ऐसे ही हायर परचेज डीम्ड सेल की कैटेगरी में आता है। वहां पर टैक्सेबल इवेंट क्या थी? अधिकारों का सौंपना। अधिकारों का सौंपना वहां पर टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी, और यहां पर टैक्सेबल इवेंट क्या है? डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जैसे ही गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी, टैक्सेबल इवेंट अराइज हो जाती है। दैट इज इनिशियली यहां पर वैट लायबिलिटी बन जाती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लीज एंड हायर परचेज। ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है कि लीज में वैट लायबिलिटी ओवर द टेन्योर ऑफ लीज पे की जाती है। लीज में जो वैट लायबिलिटी होती है वो टू बी पेड होती है ओवर द टेन्योर ऑफ लीज, जबकि हायर परचेज में ऐसा नहीं होता है। जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हो जाती है उस दिन दैट इज इनिशियली टोटल अमाउंट ऑफ वैट पेबल हो जाता है। डियर बात समझ में आई या नहीं आई? गुवाहाटी से कहते हैं जी लीज में 5 लेटर है, हायर परचेज में 12 हैं। ये भी अंतर है, इसे भी कंसिडर कर लो। ऐसे अंतर मतलब क्या ना? हाँ चलिए। और टैक्सेबल इवेंट क्या होती है भाई? टैक्सेबल इवेंट को क्या करोगे? देखो ना, आप भली बात ही जानते हैं, आपने 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। हायर परचेज किसे कहते हैं? नहीं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में था शायद आपके लिए, या फाउंडेशन में होगा।
सर एक कैश प्राइस होता है, एक हायर परचेज प्राइस होता है। ये हायर परचेज प्राइस क्या है? ये है सर, अगर कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो वो हायर परचेज प्राइस बन जाता है। सही बात है। तो कुछ स्टेट तो कैश प्राइस के ऊपर वैट चार्ज करते हैं और कुछ इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए वैट चार्ज करते हैं हायर परचेज प्राइस पर, कुछ कैश पर, कुछ हायर परचेज प्राइस पर, एज पर द स्टेट वैट लेजिस्लेशन। तो बस यही बात थी हमारी इसके हायर परचेज सिस्टम के अंदर, एंड दैट्स इट। बाकी सारे प्रोविजंस यहां पर लीज की तरह अप्लाई किए जाते हैं। डियर, बस एक छोटी सी बात याद रखना कि लीज के अंदर जो वैट पे करने की लायबिलिटी होती है वो ओवर द टेन्योर ऑफ लीज होती है, जबकि हायर परचेज के अंदर इनिशियली दैट इज ऑन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टोटल वैट लायबिलिटी पेबल हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ के देख लेंगे या मैं पढ़ाऊं? नहीं सर, हो जाएगा। चलो फिर भी पढ़ देता हूं, कुछ पॉइंट्स पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। मैं पढ़ता हूं टैक्सेबल इवेंट से, बीच में से पढ़ता हूं टैक्सेबल इवेंट से। टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट, पेज नंबर 168। टैक्सेबल इवेंट इज द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज, notwithstanding the fact that the option to purchase is exercised only at the end when the title of the goods as per the terms stands transferred from dealers to the hirer। यानी कि वहां ओनरशिप की बात नहीं कर रहे कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने पर, उसकी बात नहीं, वो तो इनिशियली पेबल हो जाता है। टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर इज सिंपल aggregate of sale prices. It is common knowledge that the installment fixed for payment in the case of hire purchase arrangement involves an element of interest or financing charges। Dear, जो इंस्टॉलमेंट बनाई जाती हैं भली भांति जानते हैं। व्हाट इज एन इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? सर इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक बड़ा पार्ट होता है उसमें इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल पार्ट प्लस इंटरेस्ट पार्ट दोनों मिलकर बनते हैं आपके इंस्टॉलमेंट। तो कुछ स्टेट क्या करते हैं? टैक्सेबल टर्नओवर इज सिंपल एग्रीगेट ऑफ सेल प्राइस। इट इज कॉमन नॉलेज दैट द इंस्टॉलमेंट फिक्स एज पर फिक्स्ड फॉर पेमेंट इन केस ऑफ हायर परचेज अरेंजमेंट involves an element of interest or financing charges in addition to the price of the goods sold। अच्छा, the entire amount of installments, that is including interest charges, shall form part of taxable turnover। जनरली बेसिकली ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हायर परचेज प्राइस की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। However, certain states have provided for the deduction of interest or financing charges for the purpose of determination of taxable value। That is, कुछ स्टेट हमारे कैश प्राइस पर बेस्ड होकर इसका वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है? हाँ सर ठीक है। गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न के केस में क्या होता है? आइए जरा देखते हैं। सोचो ना जरा, मैंने हायर परचेज सिस्टम पे गुड्स बेच दिया आपको, मैंने हायर परचेज सिस्टम के अंदर आपको डियर गुड्स बेच दिया, डीम्ड सेल कर दी। मैं आपसे हर महीने इंस्टॉलमेंट लेता था, ध्यान से सुनना, मैं हर महीने आपसे इंस्टॉलमेंट लेता था और 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था। आप मुझे 5 साल तक हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। आपने 1.5 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट किया और मैंने मजबूर होकर अपना गुड्स आपसे वापस ले लिया। आप अकाउंट्स भली भांति जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइए कि जो इंस्टॉलमेंट आप मुझे पे कर चुके हैं 1.5 साल की, 1.5 साल की मतलब 18 इंस्टॉलमेंट जो पे कर चुके हैं, उनको मैं अब कैसे ट्रीट करूंगा? क्या मान के चलूं उनको? अब मैं क्या मान के चलूं? मैं कैसे ट्रीट करूंगा? हाँ सही बात है सर, अगर इस तरह से गुड्स वापस ले लिया जाता है तो अब ट्रीटमेंट कुछ ऐसे किया जाता है जैसे मानो आपने ये एसेट किराए पर दे रखी हो। कैसे दे रखी हो? किराए पर दे रखी हो। और जितनी भी इंस्टॉलमेंट आ गई होती है उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि ये किराया आया है,
गुड्स का किराया आया है, उस तरह से ट्रीट किया जाता है। जब ये ट्रीट करवाया जा रहा है कि आपने किराए पर दिया था और उसका किराया आया है, तो वैट लायबिलिटी जो आप पे कर चुके हो उसका क्या सीन होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ कि ना? हाँ ना बताओ पहले। जयपुर, गुवाहाटी, भटिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, हाँ कि ना? ये मिस्टर ए, ये वेंडर, मिस्टर बी, ये हायर वेंडर थे, मिस्टर ए, या मिस्टर बी हायर परचेजर हैं। इन्होंने इनको गुड्स दिया, ये डीम्ड सेल मानी गई, वैट पेबल हुआ एंड पे कर दिया एंड पे टू गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में जिस दिन गुड्स की डिलीवरी दी गई थी उसी दिन ये जो वैट का अमाउंट था वो पे कर दिया गया था, गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। 5 साल का पीरियड था, 5 साल तक आप मुझे हर महीने इंस्टॉलमेंट देंगे, लेकिन देर मान लीजिए आफ्टर 1.5 ईयर, 18 महीने बाद मैंने अपने गुड्स को रिटर्न ले लिया वापस। आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, मैंने गुड्स को रिटर्न करवा लिया। जो मैंने बेसिकली टैक्स पे किया था ये तो एंटायर वैल्यू पर था ना। थोड़ा और क्लियर कट दिखाता हूं, और क्लियर कट, थोड़ा सा और साफ सुथरी दिखाता हूं। देखिए अगेन, देखिएगा अगेन। ये मिस्टर ए, हायर वेंडर, मिस्टर बी, हायर परचेजर, इंस्टॉलमेंट थी 10,000 पर मंथ की, कॉन्ट्रैक्ट था 5 ईयर, दैट इज 60 महीनों का, 60 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट था। हायर परचेजर। अब क्या हुआ लेटर ऑन, क्या टोटल एचपीपी कितना हुआ, हायर परचेज प्राइस कितना हुआ? सर ये हो गया 10,000 इंटू 60 यानी कि 6 लाख रुपए। इस पर वैट लगाया गया एट द रेट ऑफ 12.5%। लगाई जरा 6 लाख पे कितना आया? 12.5%। 75,000 रुपए ये बना था आपका 75,000 रुपए का, और ये आपने पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। आफ्टर 18 मंथ, 18 महीने बाद गुड्स रिटर्न हो जाता है एंड जो इंस्टॉलमेंट थी कितने की? 10,000 इंटू 18, 1,80,000 की, ट्रीटेड एज रेंट ऑफ एसेट।
रेंट ऑफ एसेट्स। गुड्स जहां से चल के गया था वहीं लौट के आ जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 75,000 रुपए गवर्नमेंट को जा चुके हैं, क्या गवर्नमेंट इनमें से हमें कुछ वापस करेगी या नहीं करेगी? मैंने कहा गवर्नमेंट जी सेल तो हुई थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट गया और अब हम उसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमने उसे किराए पर दिया था। अब हम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमने किराए पे दिया था, ना कि ऐसे कि हमने उसे बेच दिया था, क्योंकि वापस आ गया है। गवर्नमेंट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताइए। वो तो स्टेट का मैटर है, स्टेट क्या सोचते हैं। मुझे इतना बताइए, आपकी ओपिनियन में ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मोस्ट ऑफ द सेंटर से आ रहे हैं यस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न, द वैट इज पेबल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जैसे 75,000 रुपए। इफ फॉर एनी रीजन द गुड्स आर रिटर्न, then refund of tax will have to be claimed as per the provisions of respective VAT laws। यानी कि कुछ स्टेट के अंदर इस रिफंड का प्रोविजन अवेलेबल है। Many states provide the time limit for granting the claim of goods return। Therefore, if the goods are not returned during that specified period, no benefit shall be available। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सपोज करो एक स्टेट है, एक स्टेट ने प्रोविजन बना रखा है, इफ द गुड्स इज रिटर्न, सपोज करो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, इफ द गुड्स रिटर्न विदिन 2 ईयर, अगर 2 साल में लौट आता है, देन रिफंड कैन बी ग्रांटेड, रिफंड क्लेम या रिफंड कैन बी क्लेम्ड। कुछ स्टेट वैट लॉ ने ऐसे प्रोविजंस बना रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, और अगर ये गुड्स मेरा 2.5 साल बाद लौट के आता, आई मीन टू से कि 2 साल बाद लौट के आता, तो इन दैट सिचुएशन मुझे रिफंड का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अगर विद इन 2 ईयर लौट आया है तो मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे गुड्स रिटर्न की बात हुई। अगर आगे था अनपेड और फोरफिटेड इंस्टॉलमेंट, और एक पॉइंट है हायर ऑफ गुड्स व्हेन टैक्सेबल। ये सिंपल से पॉइंट है, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। और हमारा एक लास्ट पॉइंट और बच जाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है गुवाहाटी आपकी, ऐसा ही होता है। अब मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि रिटर्न रिफंड कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट का मुद्दा है। ये छोटी सी बात बता रखी थी आपके व्हाइट पेपर में कि भाई देखो, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर सच रिफंड, कुछ प्रोविजंस वो बना सकते हैं, वो कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं रिगार्डिंग दिस। तो ये उनका मैटर है, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज ये स्टेट वाइज मैटर डिफर कर सकता है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की सिचुएशंस में रिफंड का प्रोविजन स्टेट वैट लॉज के अंदर अवेलेबल है। रिफंड कैन बी क्लेम्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टेट वैट लॉ। मैं सिर्फ इतना लिखना चाहूंगा यहां पर फाइनली, इन द अबव केस refund can be claimed as per the provision of particular state VAT law, particular state VAT law। नहीं डियर, जो स्टेट वैट लॉ बनते हैं ना, स्टेट वैट लॉ कभी भी व्हाइट पेपर के कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं बन सकता। व्हाइट पेपर की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनके कंसिस्टेंट विद व्हाइट पेपर के कंसिस्टेंट में बनता है हमारा ये
पर्टिकुलर स्टेट वेट लो। आइए, अब लास्ट पॉइंट है हमारा वैट एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। छोटा सा पॉइंट है, आइए इसे भी देख लेते हैं। वैट एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, ये बात मैं देखो ना, गुवाहाटी को आज तक पता है। कहते ये बात तो आपने अपनी पहली क्लास में ही बताई थी सर, कि जो पर्टिकुलर स्टेट वेट लॉ बनते हैं वो व्हाइट पेपर के कंसिस्टेंट बनते हैं, उनके दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अब क्या करूं गुवाहाटी, अब रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसी कर आएंगी ना। आप जानते तो हो हमारा गुड़गांव रिवीजन नहीं करता। क्यों गुड़गांव? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नाम तो बहुत सुना है आपने, होता क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? कोई मुझे बता सकता है? टेल मी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैं 2 मिनट आपके लिए दे रहा हूं। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। गुवाहाटी से कहते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कोई कह रहा है जॉब वर्क, सारे के सारे गलत जवाब आ रहे हैं, सारे के सारे गलत जवाब आ रहे हैं। आपको किसी को भी, कोई कहता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कोई कहता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने सर्च रिकॉर्ड रिसीव हो रहा है या नहीं बताया, इसलिए अच्छा गुरुआ, इलेक्शन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बेकार की बातें कर रहे, किसी को भी पता नहीं आखिर होता क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को नहीं पता। कोई टर्न की प्रोजेक्ट, अब मैं पूछ रहा हूं भाई ये पूरी बॉडी क्या होती है, मैं बॉडी को डिफाइन करने की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो उंगली होती है, कोई कह रहा अंगूठा होता है, कोई कहता फेस होता। भाई मैं बॉडी पूछ रहा हूं, पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं पूछ रहा, वो बता रहे हैं आप। मैं बताता हूं आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। डियर सुनो, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का रियल मतलब क्या है। दैट्स इट। सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू ठेका। ठेका, ये ठेका क्या होता है अभी समझाता हूं। ठेका क्या होता है, देखो डियर, अब हर व्यक्ति का सपना होता है सीए बनेंगे, आप सभी का सपना है सीए बनेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फिर बड़ा सा घर बनाएंगे। वो काम मैंने भी किए, सीए बने, पैसा कमाया, घर बनाया बड़ा सा, और घर बनाने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता पड़ी, कुछ लाइटिंग की, बेसिकली लाइटिंग की आवश्यकता थी। मैं अपना एग्जांपल देके चल रहा हूं। घर में लाइट लगवानी थी पूरे घर के अंदर, नया घर था, तो मैं गया एक लाइटिंग के शोरूम पर गया मैं, और वहां जाके मिला उनसे मैं कि भाई मुझे अपने पूरे घर में लाइट्स लगवानी है। अब सपोज करो मैं बात कर रहा हूं उनसे, शोरूम में जाके जहां लाइट्स मिलती हैं, सभी तरह की लाइट्स की आवश्यकता थी, छोटी लाइट, बड़ी लाइट, ड्राइंग रूम वाली लाइट, एक झूमर वाली लाइट, नहीं बेडरूम वाली लाइट, और सभी तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट होती है। कोई रेड लाइट, कोई ग्रीन लाइट, कोई येलो लाइट, सभी प्रकार की लाइट्स का मैं बड़ा शौकीन हूं। सो मैंने गया, बड़ी वैरायटी देखी मैंने वहां जाके। मैंने कहा जी पूरी पिक्चर समझाई, देखो भाई ऐसा है, मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये वो ऐसे वैसे, बताओ कितना खर्चा आएगा। कहते सर लाइट ले जाइए आप और खर्चा आएगा जो आपने मुझे बताया है, जितनी लाइट्स आपको चाहिए सर खर्चा आएगा उसमें 30,000 का। केस वन था। उन्होंने मुझसे कहा कि सर लाइट्स ले जाइए, खर्चा आएगा 30,000 का। 30,000 की आपकी लाइट्स आ जाएंगी, 30,000 की लाइट्स आ जाएंगी। ठीक है जी, मैं लाइट्स लेकर घर आ गया, मान लीजिए। अब मैंने कहा यार लाइट्स तो ले आया मैं, अब इसे लगाएगा कौन? तो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे कोई इलेक्ट्रीशियन ढूंढना पड़ा। इलेक्ट्रीशियन के पास गया और उसको पकड़ के लाया, उससे सारी लाइट्स लगवाई,
उसने मुझसे 2000 रुपए चार्ज किए। इलेक्ट्रीशियन के पास गया और उसने मुझसे ₹2000 चार्ज किए। ये मिस्टर ए था शोरूम का मालिक जो लाइट दी, और ये मिस्टर बी था मिस्टर लेबर, ये मिस्टर लेबर थे। तो डियर मुझे बताइए, मेरे घर में जो लाइट लगी क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये ट्रांजैक्शंस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं? यस और नो? द आंसर इज नो। चलो इस लेबर को मैं कुछ समय के लिए हटा देता हूं, मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात करता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना आ जाए। मैं सिर्फ शोरूम वाले की बात करता हूं। मैं शोरूम वाले से सिर्फ लाइट खरीद के लाया, बल्कि लेबर का इंतजाम मैंने कहीं और से कर लिया, अदरवाइज से कर लिया। तो शोरूम वाले के साथ ये मेरा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ये है मेरा प्योर सेल कॉन्ट्रैक्ट। उसने मेरे साथ एक सेल कॉन्ट्रैक्ट किया और इस सेल के ऊपर वैट लग जाएगा। इस सेल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वैट लग जाएगा। केस नंबर 2, मैं गया मिस्टर ए के पास, शोरूम वाले के पास में। मैंने उससे कहा भाई मुझे लाइट चाहिए। केस नंबर 2, लाइट चाहिए। कहते सर ठीक है ले जाओ। मैंने कितने की दोगे लाइट्स? उसने कहा सर 30,000 की मैं लाइट दूंगा। अब मैंने सोचा यार मैं कहाँ इलेक्ट्रीशियन ढूंढूंगा, ये शोरूम मालिक है, इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन होंगे, बहुत सारे लड़के इसने अपने यहाँ रख रखे होंगे जो लाइट्स का काम करते होंगे, घर पे जाके थोड़े स्पेशलिस्ट भी होंगे। तो मैंने शोरूम मालिक से कहा सर एक बात बताइए, क्या आप लेबर की सुविधा भी प्रदान करते हैं? क्या आपके पास कुशल इलेक्ट्रीशियंस हैं? उसने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे हैं, आप बात बताओ कितने लड़के भेजूं? मैंने कुछ नहीं जी, बस मेरी लाइट्स लगवा दो। कहते लाइट्स आपके घर लग जाएंगी, चिंता ना करो, 5,000 लेबर का लगेगा, 5,000 लाइट्स लगाने के लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, ले लो। तो उसने 30,000 मुझसे चार्ज किए लाइट्स के नाम के और 5,000 चार्ज किए लेबर के नाम के, कुल मिलकर 35,000 रुपए चार्ज किए और उसने मेरे घर में लाइट लगवा दी। क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? ये केस नंबर 2 कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो? क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो? द आंसर इज नो। सर यहां तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये है सेल का कॉन्ट्रैक्ट जिस पर सर लायबल टू वैट, इस पर वैट लग जाएगा। सर ये है सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, इस पर सर सर्विस टैक्स लग जाएगा। सो सिंपल। इस तरह की बात हुई, कुछ इस तरह की बात हुई। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये ठेका नहीं था, ये तो इंडिविजुअली 2 कॉन्ट्रैक्ट थे। दैट्स इट। केस नंबर 3, तो फिर क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? केस नंबर 3 केस नंबर 3, मैं शोरूम वाले के पास गया, उसने कहा सर लाइट, सर लाइट लगेंगी 30,000 की और सर लेबर लूंगा 5,000 की। मैंने कहा यार तुम लाइट बड़ी महंगी दे रहे हो, तुम लाइट बहुत महंगी दे रहे हो, मुझे तुम्हारी लाइट्स नहीं चाहिए, लाइट्स तो मैं कहीं और से लूंगा। हाँ तुम्हारी लेबर अच्छा काम करती है, ये कुशल है, ऐसा करो आप मुझे सिर्फ लेबर दे दो, लाइट तो मैं कहीं और से ले लूंगा। क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो? यस और नो? क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने लाइट नहीं ली, मैंने सिर्फ उससे लेबर लिया शोरूम वाले से, मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है? सर ये तो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, लायबल टू सर्विस टैक्स। अच्छा, यानी केस 1 क्या था? और सेल कॉन्ट्रैक्ट। केस नंबर 3 क्या है? प्योर
लेबर कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट। और ये सेकंड केस क्या था? ये सेकंड केस था कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, और कंपोजिट में कैसा था? डिवाइजिबल। कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट था और डिवाइजिबल था, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग नेगोशिएट किया जा सकता था। मैंने लाइट के नाम पर भी थोड़ी सी बार्गेनिंग की और लेबर के नाम पर भी थोड़ी सी बार्गेनिंग की। दो पॉइंट थे यहां पर, लाइट में भी बार्गेनिंग कर सकता था और लेबर में भी, बिकॉज मुझसे गुड्स और लेबर के नाम पर अलग अलग अमाउंट क्लियरली चार्ज किया जा रहा था। तो इसलिए कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट तो था बट डिवाइजेबल था, दोनों एलिमेंट्स सेपरेबल थे, सेपरेट कर सकते थे। अब मेरे पास आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4। मैं पहुंच गया शोरूम वाले के पास। मैंने कहा जी मेरे घर में लाइट लगवा दो। कहते फिर कैसे, दुखी कैसे हो, पहले यह बताओ आप चाहते क्या हो? आप हर बार आते हो, कॉन्टेक्ट कर रहे चले जाते हो, आपको लाइट लगवानी ना घर में? मैंने कहा हाँ। कौन सी लगवानी, जरा पसंद कर लो। मैंने पसंद कर ली। कहते हैं बस पसंद कर ली? कहते हैं हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा सर आप घर जाओ, अब घर जाओ, शाम तक आपके घर लाइट लग जाएगी। मैंने कुछ पैसे लाइट में कम कर, मैंने कितने पैसे? उसने कहा आप मुझे फाइनली 33,000 रुपए दे जाइए, आपके घर शाम तक लाइट लग जाएगी। अब ना आपको ये मतलब कि लाइट कितने की है, अब ना आपको ये मतलब कि लेबर कितने की है, ना आपको रिक्शे का किराया देने से मतलब, ना आपको ये देखना कि घर में केबल्स वगैरह कितनी लगेंगी इलेक्ट्रिशियन काम के लिए। किसी बात से कोई मतलब नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। आप घूमने चले जाओ हरिद्वार, शाही स्नान कराओ जाकर कुंभ के मेले में, शाम तक घर में लाइट लग जाएगी आपके में। दैट्स इट। इसे कहते हैं ठेका। यहां देखा जाए, हंस रहे हो, यहां देखा जाए तो बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इस 33,000 में मुझसे कुछ गुड्स के नाम का भी चार्ज किया गया है, कुछ लेबर के नाम का भी चार्ज किया है, लेकिन मुझे नहीं पता, बायर को नहीं पता कि इसमें कितना गुड्स के नाम का चार्ज है, कितना लेबर के नाम का चार्ज है, मुझे नहीं पता डियर। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है कंपोजिट है और कैसा है? इनडिवाइजिबल। कंपोजिट है और वो भी इनडिवाइजिबल। गुड्स का लेबर का कॉम्बिनेशन हो और दोनों एलिमेंट्स को आप सेपरेटली नेगोशिएट नहीं कर सकते। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि यहां पर मैं कुछ गुड्स के नाम का कम करवाऊं, कुछ लेबर के नाम का कम करवाऊं। अगर नेगोशिएशन करूंगा भी तो एक सिंगल अमाउंट में करूंगा, 33,000 में नेगोशिएशन करूंगा। इस फोर्थ केस के अंदर मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि गुड्स में 500 रुपए कम कर लो या लेबर में 100 रुपए कम कर लो। ना, कर भी पाया नेगोशिएशन तो कंप्लीट अमाउंट 33,000 में, दैट्स इट। इसे कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये है ठेका। मेरे घर लाइट लगाने का ठेका ले लिया उसने और मुझे कर दिया टेंशन फ्री। डियर बात समझ में आई या नहीं आई? आप भी हरिद्वार गए हैं, घर कौन रहेगा? आगे बात समझ में? केस नंबर 2 और 3 में क्या अंतर है? 2 और 4 में, 2 और 4 में क्या अंतर है? यहां भी दो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, अच्छा भटंडा, ऐसी बात करोगे हैं? हाँ, ये इनडिवाइजिबल है, ये डिवाइजिबल था। यहाँ मुझे मजा आता, लाइट में कुछ कम करवाता, कुछ लेबर में कम करवाता, लेकिन ये सौभाग्य ठेके में प्राप्त नहीं होता कि अलग अलग एलिमेंट को मैं सेपरेट कर सकूं। तो डियर, होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में कुछ गाइडलाइन दे रखी है और अगला पॉइंट पढ़ाता हूं। इसमें मैं आपको टैक्सेबल टर्नओवर, इसे हटा दूं, ये कॉपी कर लिया हो तो हटा दूं। दिस इज कॉल्ड
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट WCT, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हिसार पूछ रहे हैं जी आप भी हरिद्वार गए थे ना? हाँ मैं गया था हरिद्वार हिसार। तुम्हें कैसे पता? हटा दो, हटा रहा हूं तुम्हें, रोक सको तो रोक लो। अब बस जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था समझाने का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, वो तो खत्म हो गया। अब तो छोटी मोटी बातें बची हुई हैं, ये चीज दिक्कत करती है, ये चीज समझ नहीं आती है आपको, और इसी वजह से आगे की पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती। अब क्या है, अब तो खत्म। थर्ड पॉइंट, टैक्सेबल टर्नओवर क्या होगा यहां पर? टैक्सेबल टर्नओवर। और दूं आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, दूं और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल? हाँ सर दो। देखो ना, मैंने एक पंफलेट अपनी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए यहां दिल्ली में, मैंने मान लीजिए किसी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ठेका दिया। मैंने उसे कहा कि भाई आप हमें पंफलेट तैयार करके दो। पंफलेट लीफलेट जो होते हैं। तो जो एजेंसी थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो क्या करेगी? उसे कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, उसे कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। कैसा सामान? वो पेपर खरीदेगी, वो इंक खरीदेगी, एक प्लेट्स आती हैं, प्लेट्स, वो खरीदा जाएगा, और कुछ कंज्यूमेबल्स भी होंगे, कंज्यूमेबल्स। इतना सारा गुड्स खरीद के इस गुड्स के ऊपर वो हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। इस गुड्स के ऊपर वो हमें अपनी सर्विस, ये बाहर से खरीदते हैं। ये व्यक्ति था मिस्टर ए, जिससे मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने मिस्टर ए से पेपर लिया, बी से इंक ली, सी से प्लेट्स ली, और डी से ये कुछ और लिया, और इन सभी को इकट्ठा करके यहां पर पंफलेट बना दिया, पंफलेट बना दिया। तो इसने क्या किया है? बेसिकली इसने किया है सर, कुछ गुड्स लिया है और कुछ सर्विसेज लगाई हैं। गुड्स और सर्विसेज के कॉम्बिनेशन से, हाँ बिल्कुल 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 गाजी बात कह रहे हैं सर, समझ आ गया कि जहां अमाउंट सेपरेटली पता नहीं पड़ पाता उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये पंफलेट मेरे हाथ में आया और उसने मुझसे कहा सर ये पंफलेट एक बना आपका 5 रुपए का, मैं आपसे 5 रुपए चार्ज करूंगा, 5 रुपए चार्ज करूंगा। अब डियर ये तो वही जाने कि 5 रुपए में कितना लेबर के नाम का चार्ज कर रहा है मुझसे, कितना पेपर के नाम का, कितना इंक के नाम का, कितना प्लेट्स के नाम का, कितना कंज्यूमेबल के नाम, मुझे क्या पता। अगर मैं इस व्यक्ति से नेगोशिएशन करूंगा तो सिर्फ 5 रुपए पर करूंगा, ना कि ये कहूंगा कि पेपर सस्ता लगा लो या इंक में कुछ पैसे कम कर लो। नहीं, इनके ऊपर बात नहीं करूंगा मैं। तो दिस इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो बात अलग है कि ये व्यक्ति जब बिल बना के देते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, इनकी अपनी कुछ प्रोपोर्शन रेट्स होती है, वो बिल ऐसे बना के देंगे। कैसे? उनका मानना है कि इस 5 रुपए में 80% गुड्स का है और 20% सर्विस चार्ज है। वो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसे जनरली सेग्रीगेट करते हैं कि 80% गुड्स है और 20% सर्विस का पैसा है। तो इस 80% वैल्यू के ऊपर वो वैट लगा देंगे और इसके ऊपर वो सर्विस टैक्स लगा देंगे। कुछ ऐसी बात करते हैं डियर, दिस इज द पॉइंट। यानी 4 रुपए के ऊपर, 4 रुपए के ऊपर वैट एंड 1 रुपए के ऊपर सर्विस टैक्स, ऐसी बातें कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान क्यों देते हो? क्या हो गया? मजा आ गया जी, मजा आना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो,
आज पता लगा कि किसे कहते हैं टैक्स कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब टैक्सेबल टर्नओवर की बात करते हैं। टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर क्या होता है, आखिर कैसे निकालेंगे आप? टैक्सेबल टर्नओवर, अब बताओ ना, वैट के लिए टैक्सेबल टर्नओवर क्या होगा? बस वैट के लिए टैक्सेबल टर्नओवर ए बी ये और ये, इसने जितना भी गुड्स इस्तेमाल किया है, इसने जितना भी गुड्स इस्तेमाल किया, इसको लगता है कि ये 4 रुपए का है। इस व्यक्ति को लगता है कि 4 रुपए का गुड्स इस्तेमाल किया है और इस 4 रुपए को 1 रुपए में मैं सर्विस लगा के 5 रुपए में दूंगा, 5 रुपए में दूंगा, ऐसी बात कर रहे हैं। यानी कि ये व्यक्ति पता क्या सोच रहा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला क्या सोच क्या रहा है, इसकी सोच देखो कैसी सोच है। इसका मानना यह है कि मैं राजकुमार सर को क्या दे रहा हूं, मैं सर को पेपर, इंक, प्लेट और ये गुड्स खरीद के बेच रहा हूं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला सोचता है कि मैंने ये सारा सामान खरीद के सर को बेच दिया। बात भी सही है, उसने मुझे सारा सामान खरीद के इकट्ठा करके थोड़ी सी अपनी सर्विस लगा के मुझे बेच दिए 5 रुपए में। जो अपनी सर्विस थी उसके नाम का 1 रुपया है, बाकी वो 80% 4 रुपए गुड्स के नाम की बात कर रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं। आइए जरा देख लेते हैं टैक्सेबल टर्नओवर का मतलब क्या होता है। इन सभी को एग्रीगेट कर देंगे तो टैक्सेबल टर्नओवर बन जाता है फॉर द पर्पज ऑफ वैट। आइए टैक्सेबल टर्नओवर, थर्ड पॉइंट, थर्ड था सेकंड था, टैक्सेबल टर्नओवर। Cost of goods, cost of जो थी इसके ऊपर प्रॉफिट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब उसने लगाया था मेरे लिए क्या क्या लगाया था, पेपर लगाया था, उसने मेरे लिए क्या लगाया था, इंक लगाई थी, उसने और क्या लगाया था, प्लेट्स लगाई थी, एटसेट्रा इसने लिया। और गुड्स के ऊपर कितना प्रॉफिट ले रहा है वो भी यहां लिखना जाता है, इस पर भी लगा हुआ है वेट, प्लस अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये बन जाता है टैक्सेबल टर्नओवर। और ये थर्ड पॉइंट पे हो गया, कुछ नहीं, पॉइंट नहीं अलग से। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो बस डियर एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स और हैं, इनको आप पढ़ के देख लीजिएगा। दैट्स इट। ये संबंध है वैट का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से। अब आपको छोटी सी बात में और बताना चाहूंगा, आपको मैं 2 जर्नल एंट्री और सिखाना चाहूंगा कि वैट के अंदर क्रेडिट को बुक करने के लिए आखिर किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। द लास्ट पॉइंट, जर्नल एंट्रीज। सर J&K पे सर्विस टैक्स और वैट के क्या प्रोविजंस हैं? डियर, सर्विस टैक्स एंड वैट
जो होता है वो J&K के डिस्प्यूटेड एरिया पर अप्लाई नहीं किया जाता है। J&K का जो डिस्प्यूटेड एरिया है जम्मू, जो पाकिस्तान और इंडिया का, उस पर ये अप्लाई नहीं किए जाते हैं, न सर्विस टैक्स न वैट, आउट ऑफ द पिक्चर। चलिए, हाँ डियर, बिल्कुल ठीक बात है गुवाहाटी आपकी, लेकिन ऐसा करते नहीं है, बिकॉज में फिर केस फंस सकता है गुवाहाटी, क्योंकि इसमें बेसिकली देखा जाए तो एलिमेंट तो दोनों होते हैं ना, वहां कुछ नहीं होता है, गुड़गांव वहां कुछ नहीं होता है वहां, ठीक है। गुवाहाटी अदर से फंस सकता है इस केस में अगर 100% ही हम करेंगे, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं प्रैक्टिकली, जिनको डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विस का अमाउंट भी शामिल होता है। जर्नल एंट्री, मैंने एक मशीन खरीदी है, एक मशीन परचेज की, वैल्यू 1 लाख, और इसके ऊपर वैट 12.5% से 12,500, 1,12,500। एंट्री करवाइए जी, एंट्री करवाइए। सेल पर लगता है गुड़गांव, ऐसा थोड़ा ना कि हर एक एग्जेम्प्टेड हो। एंट्री वाली पहली क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? मैंने मशीनरी परचेज की है, मैंने एक कैपिटल गुड्स परचेज किया है, मुझे एंट्री बताइए, मैं क्या एंट्री लिखूं? सर एंट्री बनाओ पहली, चलो शुरू करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट, किस बैंक, इतना तो मैं जानता हूं, बाकी की एंट्री आप बताना, इतनी तो मैंने पढ़ी है। बैंक अकाउंट, बैंक में मेरा पैसा गया 1,12,500 रुपए, यहां से इतना मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। मैं मशीनरी में कितना लिखूं डियर, ये तो बताओ जरा। सर आपने ही तो बताया था, जो भी टैक्सेस रिकवरेबल नेचर के होते हैं वो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। 12,500 का क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए यहां लिखिए आप सिर्फ 1 लाख पे, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं ऐसा मैंने सुन रखा था, तो यहां बीच की फिगर को कैसे भरूं, ये बीच वाले अमाउंट को कैसे लिखूं? अब मान लीजिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर जहां पर ये एंट्री बना रहे हैं वहां पर जो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट है वो अलाउड किया जाता है इन 36 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, 36 बराबर की इंस्टॉलमेंट में वो हमें बुक करवाया जाता है। तो ठीक है भाई, क्यों चलेगा, अब पहली इंस्टॉलमेंट बुक कर लें, जब हमने खरीदा है माल तो पहली इंस्टॉलमेंट तो बुक कर सकते हैं ना, हाँ कि ना? हाँ जी कर लो, तो जरा करवाओ ना, एक इंस्टॉलमेंट का पैसा बता दो, हर महीने कितना बुक करूंगा। सर इसमें क्या लो, ऐसा करो 12,500 में 36 का भाग लगा दो, कितना आया? अगर मैं 12,500 को 36 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 347, मोटा अमाउंट 347, ठीक सर। तो यहां लिखो सर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्रैकेट में कर दो सर रिसीवेबल, कर दिया। अकाउंट डेबिट इतना तो कर लो बुक, अभी 347, और बाकी का आईटीसी कर दो सर डेफर्ड, ठीक है लो कर देता हूं, बाकी का मैंने आईटीसी कर दिया डी फॉर डेफर्ड अकाउंट, कितना सर 12,500 में से माइनस कर दो, सर कितना बचा है, 12,500 में से माइनस करेंगे तो 153, 12,153 ये बचा। चलो ठीक है,
अब जरा हम अपनी बैलेंस शीट बना के देख लें, इस पोजीशन में हमारी बैलेंस शीट कैसी नजर आ रही होगी। इस पोजीशन में हमारी बैलेंस शीट कैसी नजर आ रही होगी, जरा उसका दीदार करते हैं बैलेंस शीट का। ये है, ये इसकी एसेट साइड होगी। एसेट साइड में डियर मशीनरी कितने की दिख रही होगी सर? मशीनरी आ रही होगी 1 लाख रुपए की, ठीक बात है। और ये सब दिख रहा होगा, आईटीसी दिख रहा होगा रिसीवेबल सर 347 का, और सर आईटीसी डेफर्ड भी दिख रहा होगा सर 12,153 रुपए का, और इस तरह से इसका टोटल बन रहा होगा 1,12,500 रुपए का। ये हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन होगी। सर अगले महीने क्या होगा? नेक्स्ट मंथ। सर नेक्स्ट मंथ क्या होगा? मुझे कौन कहेगा नेक्स्ट मंथ क्या होगा? अरे मैं डियर वो दिखा रहा हूं सर, ऐसा कुछ नहीं कि मार्च में, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूं। लो मैं दिखा रहा हूं कि मेरी इस पर क्या असर पड़ जाएगा। असर दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दिखा रहा हूं कि हमारे पर क्या क्या असर पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर, सिर्फ दिखाने के लिए, ओनली फॉर। मुझे बताओ एंट्री करो अगली वाली, अगले महीने नेक्स्ट मंथ क्या एंट्री होगी? सर वो कह रहे हैं सर अगले महीने 347 का क्रेडिट और ले लो, मैं ले लूंगा आईटीसी रिसीवेबल डेबिट 2, इसमें से ले लो सर डेफर्ड वाले में से, मैं ठीक कर लूं आईटीसी डेफर्ड वाले में से मैंने क्रेडिट चुरा लिया। कितने रुपए का चुराया है? 347 का। लो जी लो 347 का। इससे मेरी बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस एंट्री से बैलेंस शीट पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि मशीनरी मेरी आ रही होगी वही 1 लाख रुपए की, मेरा आईटीसी बढ़ जाएगा क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट ले चुका मैं। 347 इंटू 2 649, सॉरी 694, और ये तो हो गया आईटीसी रिसीवेबल और एक आईटीसी डेफर्ड। डेफर्ड कितना बचा? आर कितना बचा बताओ आर सर? हाँ ये बचा सर सर 12,153 में से 347 माइनस करो, 12,153 माइनस 347, यह है सर 11,806। ठीक है 11,806 मेरा यहां पर आ जाएगा। इस तरह से मैं हर बार हर महीने डेफर्ड में से या इससे डेफर्ड से चुराऊंगा, आर में डाल दूंगा, डेफर्ड से चुराऊंगा, आर में डाल दूंगा। आर मतलब ये आईटीसी आर। वैसे आपको पता नहीं शायद आर क्यों बोलते हैं दिल्ली में, मुझसे पूछना कहीं, मैं बताऊंगा आर के पीछे चक्कर क्या है। बहुत पुराना लॉजिक है इसके पीछे, आपने सिर्फ सुना है। मजा आ गया कसम ऊंचे झंडे वाले की, किसकी? उड़न छल्ले की। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। और सिंपल सी एक एंट्री बता दो। अगर इनपुट की बात हो तो, अगर इनपुट की एंट्री पास करनी हो, मैंने एक इनपुट खरीदा, परचेज रॉ मेटेरियल, 1 लाख का रॉ मेटेरियल था, 1 लाख का रॉ मेटेरियल था, और उसके ऊपर मैंने वैट पेमेंट किया एट द रेट ऑफ 4%। 4,000 का वैट मैंने पे किया है, 1,04,000। एंट्री बनाओ फटाफट, एंट्री बनाइए। परचेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक, कितना बैंक में आ जाएगा सर? 1,04,000। परचेज में आ जाएगा 1 लाख, और सर यहां पर आ जाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीवेबल पूरा का पूरा 4,000। टैक्स इट। और डियर इस तरह से आपका ये वैट कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आकर ये वैट कंप्लीट हो जाता है।
कर सकते हैं डियर, जो फिर कर सकते हैं अगर कंपोजिट ना हो तो। यहां पर आकर आपका वेट कंप्लीट हो जाता है। जय माता दी। बहुत बहुत आपको दिन कौन सा है? आज सैटरडे है। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। तो नरेशन लिख दो, वो सुधर जाओ। नरेशन सी माइक इज डन टॉप नरेशन बीइंग गुड दिस। अभी आना है ना आपको? अभी कस्टमर क्लास बची हुई है ना, उसमें देहरादून, उसमें। जय शनिदेव। ये शनिदेव इफेक्ट है। शनिदेव शनिदेव। बाय डियर, गुड इवनिंग। बहुत बहुत एंजॉय योर वीकेंड।